वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम अभी कंपनी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप जाके मेरे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। तो हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, उसको एग्जिस्टेंस में कैसे लाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना एंड स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, और बिजनेस को स्टार्ट करना। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर। अभी कंपनी को फॉर्म करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तभी कंपनी जो है फॉर्म होती है। To fully understand the process, one can divide the formalities into 3 distinct stages, which are। अब पूरा प्रोसेस समझने के लिए पूरे प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। इस वीडियो में हम प्रमोशन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। इसमें क्या किया जाता है? एक बिजनेस आइडिया को कंसीव किया जाता है, एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा जाता है। अभी कंपनी फॉर्म करनी है तो पहले कोई ना कोई आइडिया तो सोचना पड़ेगा। अब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये तो सोचेंगे ना कि क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा, हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। तो पहला काम क्या है कंपनी को फॉर्म करने से पहले? एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करना, सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन, ताकि हम उसे प्रैक्टिकल शेप दे सके। एक सोचना, माइंडली सोचना एक चीज को, एक पेपर पे सोचना और एक प्रैक्टिकली उस काम को करने में डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिजनेस आइडिया को कंसीव कर रहे हैं ताकि हम उसे एक प्रैक्टिकल शेप दे सके, मतलब उसे एग्जिस्टेंस में ला सके। टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करना ताकि हम उसे एक प्रैक्टिकल शेप दे सके। अब ये काम करता कौन है कंपनी में? प्रमोटर। प्रमोटर होता है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, मार्केट में जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होते हैं उनको ढूंढता है, उससे रिलेटेड एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है ताकि एक बिजनेस, एक कंपनी को फॉर्म किया जा सके। अब प्रमोटर कौन होता है? A promoter is said to be the one who undertakes to form a company with reference to a given project। जो भी प्रोजेक्ट उसको दिया गया है उससे रिलेटेड वो अपना बिजनेस आइडिया सोचता है, उसके रेफरेंस से वो चीजें जो है ध्यान में रखता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि हाँ ये मार्केट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वो एक बिजनेस आइडिया सोचता है ताकि एक कंपनी को फॉर्म किया जा सके। एंड टू सेट इट गोइंग, जो भी वो सोच रहा है बिजनेस आइडिया, जो भी उसने कंसीव किया है मार्केट अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए उसे सेट इट गोइंग, उसको आगे भी तो लेके जाना है, बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप भी तो देनी है। एंड हु टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पस, और उस पर्पस के लिए कुछ स्टेप्स भी होते हैं जो प्रमोटर करता है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्रमोटर जो है करता है। Thus, apart from conceiving a business opportunity, the promoter analyze its prospectus। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कंसीव करने के अलावा प्रमोटर जो है उस आइडिया को एनालाइज भी करता है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फीजेबल है या नहीं है। बिजनेस आइडिया तो सोच लिया, वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन क्या है, वो वर्क करेगा नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड ब्रिंग टूगेदर द मैन मटीरियल, जो भी लोग एक्सपर्ट्स की जरूरत है, मटीरियल की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, मैनेजरियल एबिलिटीज, एक्सपर्ट सीए की जरूरत है, उन सबको जो है इकट्ठा करता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंड्स की जरूरत है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सके, कंपनी फॉर्म की जा सके, जो भी बिजनेस आइडिया वो सोच रहा है उसे जो है एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। तो ये होता है प्रमोटर का काम। अब फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, क्या क्या फंक्शंस है जो प्रमोटर करता है?
सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला काम उसका क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना ताकि एक बिजनेस आइडिया उसके माइंड में आ सके। तो अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और अपॉर्चुनिटी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, फिर चाहे वो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो, कोई सर्विस प्रोड्यूस करनी हो, मेकिंग सम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अ डिफरेंट चैनल, या फिर प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन उसे हम डिफरेंट चैनल के थ्रू जो है कस्टमर्स तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। हम एक नई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और एनी अदर अपॉर्चुनिटी हैविंग एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी जिसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हो, जिसमें एक बिजनेसमैन अपना पैसा लगा सके और उसे वो प्रॉफिट दे सके। सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन करना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है, भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, एक बिजनेस आइडिया भी ले आए हैं कि हाँ भाई ये बिजनेस आइडिया जो है काम कर सकता है। अब काम कर सकते के लिए हम उसे चेक करना पड़ेगा कि वो वर्किंग है, वर्क करेगा या नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या है, फीजिबल स्टडी। सेकंड उसका फंक्शन क्या है प्रमोटर का, फीजिबल स्टडी। पहला था अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। अब जो बिजनेस आइडिया वो लेके आया, अपॉर्चुनिटी वो लेके आया है, उसको चेक करना, उसकी फीजिबिलिटी चेक करना कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। It may not be feasible or profitable to convert all identified business opportunities into real project. ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो रियल प्रोजेक्ट में वर्क कर जाएंगी, वो प्रॉफिट देंगी ही देंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सोचना, पेपर पे उतारना और एक उसे रियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, फिर वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। एक हम अजम्पशन लगा के चल रहे हैं अभी, पर जब उसे रियलिटी में करेंगे तो वो रियल में वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल देगा या देगा, तो वो चीजें पहले ही सोचनी पड़ती है, क्योंकि बहुत फंडिंग लग जाती है किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, कोई कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत फंड्स लगती है, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए है। तो इसलिए फीजिबिलिटी स्टडी पहले ही कर ली जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट द फॉलोइंग फीजिबिलिटी स्टडीज में बी अंडरटेकन। प्रोजेक्ट का नेचर ध्यान में रखते हुए फीजिबिलिटी स्टडी को जो है अंडरटेक किया जाता है, इसलिए टू एग्जामिन वेदर द प्रिसीव्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड, ताकि पता चल सके, एग्जामिन कर सके कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने प्रिसीव की है, कंसीव की है, वो जो है प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अब इस फीजिबिलिटी स्टडी में 3 चीजों की स्टडी की जाती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड द थर्ड इज इकोनॉमिकल। 3 चीजें हैं जिनकी स्टडी यहां पे की जाती है। टेक्निकल फीजिबिलिटी में किस चीज की स्टडी की जाती है, समटाइम्स एन आइडिया मे बी गुड, कभी कभी आइडिया गुड होता है बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, बट जब टेक्निकली उसकी बात की जाए तो वो एग्जीक्यूट पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। इट मे बी सो बिकॉज, क्यों, द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज नॉट इजिली अवेलेबल, या फिर जो प्रोडक्ट बनाने के लिए या जो सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए या फिर जो हम चैनल चेंज करना चाहते हैं, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीका चेंज करना चाहते हैं, वो जो रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी की जो हमें जरूरत है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। सेकंड आता है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड, हर एक एक्टिविटी के लिए फंड चाहिए है। तो प्रमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जो उसने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए फंड्स भी एस्टिमेट करने पड़ेंगे, पैसों का हिसाब भी लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने पैसों की, कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एग्जैक्टली इस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकली जो है करने के लिए, कि वो प्रैक्टिकल शेप देना है एक बिजनेस आइडिया को, तो उसमें फंड्स लगेंगे, तो एस्टिमेशन लगाना जरूरी है। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज, लेकिन जो प्रोजेक्ट उसने सोचा है, जो उसका आउटले है वो बहुत बड़ा है, दैट इट कैन नॉट बी इजिली बी अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मीन्स, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो आइडिया है वो बहुत बड़ा है, उसमें फंड्स बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स है, वो बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया वहीं पे, प्रोजेक्ट जो है वहीं पे गिवन अप करना पड़ेगा, वो आइडिया वहीं पे गिवन अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब आइडिया सोच लिया, उसमें फंड्स बहुत ज्यादा लगेंगे लेकिन फंड्स इतने हैं नहीं, तो आइडिया वहीं पे ही छोड़ना पड़ेगा। तो पहला देखा था हमने टेक्निकली वो पॉसिबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड, फाइनेंशियली फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, जितना हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं आइडिया, उस बिजनेस आइडिया को लेके जितना भी हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, उतने फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या अवेलेबल हो भी पाएंगे या अरेंज हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। थर्ड आता है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, चेक करना कि वो प्रॉफिटेबल है
या नहीं है। समटाइम इट सो हैपेंस दैट द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली विएबल एंड फाइनेंशियली फीजिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट टेक्निकली भी पॉसिबल हो जाता है, फाइनेंशियली भी पॉसिबल हो जाता है कि यहाँ पे टेक्निक भी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और फंड्स भी अवेलेबल है, बट द चांस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल इज वेरी लिटिल। लेकिन जो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। इस केसेस में भी, इन सच केसेस एज वेल, द आइडिया में हैव बी अबंडन। तो इस केस में भी आइडिया जो है हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये स्टडी करना जरूरी होता है जो कि प्रमोटर करता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल। अब जब फेजिबिलिटी स्टडी हो जाती है कि हाँ आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फेजिबिलिटी भी चेक कर लिया कि हाँ टेक्निकली भी अवेलेबल है, फाइनेंशियली भी हो जाएगा, प्रॉफिटेबल भी है, इकोनॉमिकली फेजिबिलिटी भी है, तो उसके बाद वो क्या काम करता है प्रमोटर? नेम अप्रूवल का काम करता है। हैविंग डिसाइडेड इनकॉर्पोरेट टू अ कंपनी, जब हमने सोच ही लिया है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर कराना है, फॉर्म करना है, तो प्रमोटर हैव टू सेलेक्ट अ नेम फॉर इट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब जब सोच ही लिया है कि कंपनी फॉर्म करनी है तो नेम सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करके आते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि रजिस्ट्रार अथॉरिटी होती है जहां पे हम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को जो है रजिस्टर कराते हैं, ऐसे ही कंपनी के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अथॉरिटी खुली हुई है जहां पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ताकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सके और आपको एक इनकॉर्पोरेशन, आपको एक सर्टिफिकेट मिल सके कि इनकॉर्पोरेशन का, कि हाँ आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, जहां पे भी आप अपनी कंपनी का ऑफिस खोलना चाहते हो, उसी स्टेट की जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी की अथॉरिटी है वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो फॉर इट्स अप्रूवल। 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी आर गिवन इन द एप्लीकेशन। अब खाली एक नाम जो है अप्रूवल के लिए नहीं दिया जाता है, 3 नेम्स दिए जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपने नाम सोचा है मे बी वो एग्जिस्ट करता हो, ऑलरेडी किसी ने उसे रजिस्टर करा रखा हो जो आपकी नॉलेज में ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस लेके चलने पड़ते हैं ताकि आपका जो कंपनी का नेम है वो थोड़ा अलग हो, यूनिक हो, क्योंकि सेम नेम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अगर वो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग अप सिग्नोरिटीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत जरूरी होता है जो कंपनी बनाती है। तो इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जो है आगे देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये क्यों डॉक्यूमेंट जो है जरूरी होता है और इस पे हर डायरेक्टर के सिग्नेचर्स होने जरूरी होते हैं। इस पे जो है डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर्स करते हैं। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। जो हम कंपनी प्रपोज करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, फॉर्म करने की सोच रहे हैं, तो कौन कौन डायरेक्टर्स जो हैं, इस कौन कौन से मेंबर्स, डायरेक्टर्स जो हैं इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। क्योंकि बिजनेस आइडिया सोच लिया है लेकिन अब फंड्स भी तो चाहिए, डायरेक्टर्स भी तो चाहिए, जो आपके इन्वेस्टर्स भी तो चाहिए जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। तो उन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने के लिए मेंबर्स को डिसाइड करना, उनको ढूंढना, उनको डिसाइड करना भी प्रमोटर का ही काम होता है। यूजुअली द पीपल साइनिंग मेमोरेंडम आर ऑल्सो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम में साइन सिग्नेचर्स कर रहे हैं हम उन्हें यूजुअली क्या कहते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो शुरू से कंपनी के साथ हैं, जो सबसे पहले डायरेक्टर जो है कंपनी के बने थे। Their written consent to act as a directors and to take up the qualification share in the company is necessary. जो डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर्स करने के लिए एग्री कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री कर रहे हैं, उनसे एक रिटन कंसेंट लिया जाता है कि हाँ आप आगे से एज अ डायरेक्टर एक्ट करोगे और आपको क्वालिफिकेशन शेयर जो है कंपनी के खरीदने पड़ेंगे। अब क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होता है? एक मिनिमम यहाँ पे जो है अमाउंट बता दी जाती है हर एक डायरेक्टर को कि हाँ इतने शेयर्स तो आपको कंपनी के खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे विद इन दिस टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड उनको दिया जाता है 1 मंथ या 2 मंथ का कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको हमारी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो दैट इज द क्वालिफिकेशन शेयर्स। यहाँ पे अमाउंट जो है फिक्स कर दी गई कि भाई मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दी गई कि भाई इतने के शेयर्स तो आपको खरीदने पड़ेंगे अगर आपको एज अ डायरेक्टर जो है एक्ट करना है हमारी कंपनी में तो। और जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है उसके अंडर ही आपको सारे शेयर्स बाय करने होंगे।
नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सर्टेन प्रोफेशंस सच एज mercantile bankers, auditors, etc. are appointed by the promoters to assist them in the preparation of necessary documents which are required. अब जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, जो भी चीजें रेडी होनी है, तो उसके लिए प्रोफेशनल की जो हेल्प चाहिए उनको अपॉइंट करने का काम भी प्रमोटर का ही होता है। मर्चेंटाइल बैंकर्स कौन से होते हैं? जो शेयर्स, जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके बारे में जो है क्या कहते हैं, सलाह देते हैं कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, गाइडेंस देते हैं थोड़ी सी। ऑडिटर्स को, सीए वगैरह को, सबको अपॉइंट किया जाता है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में सबमिट कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज में, कि हाँ भाई एक कंपनी को फॉर्म करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये रेडी करके देंगे। The name and address of the shareholders and the number of shares allotted to each is submitted to the registrar in a statement called return of allotment. जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके नेम, उनके एड्रेसेस, कितने शेयर जो है उनको अलॉट किए गए हैं, ये सारी चीजें भी सबमिट की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। प्रमोटर को क्या करना पड़ता है? नेसेसरी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती है। द प्रमोटर टेक अप स्टेप टू प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी सबमिटेड अंडर द लॉ। जो प्रोफेशनल्स उसने अपॉइंट किए हैं उनसे क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएगा, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को जो है वो जाके सबमिट किए जा सके, ताकि कंपनी रजिस्टर्ड हो सके, फॉर्म हो सके। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट कराने होते हैं? द डॉक्यूमेंट्स आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये काम था प्रमोटर का। आई होप गाइस कि आपको आज की टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।